लखनऊ से बड़ी खबर है। लखनऊ के अतरौली हाईवे पर रफ्तार का कहर देखा गया है। बाइक सवार को स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स की मौत, दूसरा घायल। हादसे के बाद ड्राइवर कार छोड़ करके फरार हो गया है। लेकिन इस भीषण हादसे में एक शख्स की मौत हो चुकी है और दूसरा शख्स यहाँ पर घायल बताया जा रहा है। बाइक सवार को स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मारी। और अब खबर झांसी से है। झांसी में बड़ा हादसा टल गया। बस से उतरते वक्त चपेट में आ गया था एक यात्री। ड्राइवर की सूझबूझ से यहां पर यात्री की जान बची है। झांसी से ये खबर है जहां पे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल बस की चपेट में एक यात्री आते आते बच गया। उतरते वक्त ड्राइवर की सूझबूझ से यहां पर यात्री की जान बची है। इसकी सीसीटीवी फुटेज में सामने आई है। ये तस्वीरें आप देखिए। एक यात्री जो कि बस से उतर रहा था, हालांकि उसकी जान यहां पर बच गई है। और इस बीच अब खबर सामने आ रही है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। एक्सप्रेसवे पर पेड़ से टकरा गई है कार। 3 महीने की बच्ची सहित 2 लोगों की मौत यहां हो गई है। शादी समारोह से ये परिवार लौट रहा था। थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक सड़क हादसा। एक्सप्रेसवे पर एक कार पेड़ से टकरा जाती है। 3 महीने की बच्ची सहित 2 लोगों की यहां पर मौत बताया जा रही हो गई है। मासूम बच्ची की भी जान यहां चली गई। शादी समारोह से ये परिवार घर वापस लौट रहा था। गोरखपुर में छात्र की बेरहमी से पिटाई की गई है। बीच सड़क पर लात और घूंसों से पीटा गया है। आरोपी छात्र की तलाश में पुलिस जुट गई है। कुछ दिन पहले का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक छात्र की बेरहमी के साथ यहां पर पिटाई की जा रही है। शाइस्ता परवीन से जुड़ी सबसे बड़ी खबर के साथ, अतीक अहमद की हत्या के बाद प्रयागराज आई थी शाइस्ता। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। अतीक के आखिरी दीदार के लिए प्रयागराज शाइस्ता पहुंची थी। सूत्रों के मुताबिक 16 अप्रैल को प्रयागराज शाइस्ता परवीन आई थी। सुपुर्द खाक किए जाने से पहले चेहरा देखना चाहती थी शाइस्ता। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को देख करके शाइस्ता परवीन आखिरकार दीदार नहीं कर सकी थी। लेकिन ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये सामने आई है कि अतीक अहमद की हत्या के बाद शाइस्ता प्रयागराज आई थी। अतीक के आखिरी दीदार के लिए प्रयागराज पहुंची थी और सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि 16 अप्रैल को प्रयागराज में ही शाइस्ता परवीन थी। दरअसल जिस दिन सुपुर्द खाक किया जा रहा था अतीक अहमद को, आखिरी बार चेहरा देखना चाहती थी शाइस्ता परवीन और इसीलिए प्रयागराज पहुंची थी, जो कि लंबे समय से फरार चल रही है। तो शाइस्ता पर क्या खुलासा हुआ है, अब ये सबसे पहले आपको बता देते हैं। प्रयागराज के खुल्लाबाद इलाके में शाइस्ता परवीन थी, ये सबसे बड़ा खुलासा। शाइस्ता के साथ ही उमेश पाल शूटआउट केस का शूटर साबिर भी वहां पर मौजूद था। दोनों कब्रिस्तान जाकर के अतीक का आखिरी बार दीदार करना चाहते थे। 16 अप्रैल की रात करीबी जफर के घर पर शाइस्ता और साबिर दोनों ठहरे थे, ये भी जानकारी सामने आई है। वही खुलासा ये भी हुआ है कि 17 अप्रैल की सुबह शाइस्ता और साबिर यहां से वापस कहीं चले गए थे। 2 मई को साबिर एक बार फिर से किसी के घर में गया था, ये भी जानकारी है। वही 2 मई को कुछ देर रुकने के बाद साबिर वापस यहां से चला गया था। ये तमाम बड़े खुलासे यहां पर हुए हैं कि 16 अप्रैल की रात को करीबी के घर में शाइस्ता परवीन ठहरी थी, साथ में साबिर भी वहां पर ठहरा था। और जानकारी ये है कि ये दोनों ही अतीक अहमद का आखिरी दीदार करना चाहते थे और यही वजह रही कि कब्रिस्तान वो दोनों पहुंचे हुए थे। लेकिन शाइस्ता के साथ साथ उमेश पाल शूटआउट केस का शूटर साबिर भी उसके साथ मौजूद था। और इस खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, मोहम्मद मोइन, जो अधिक जानकारी इस पर देंगे। मोइन, क्योंकि लगातार शाइस्ता परवीन तो लंबे समय से फरार चल रही थी और पुलिस की तरफ से अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है, दिल्ली में, लखनऊ में, न जाने कहां, लेकिन ये तो बड़ा खुलासा हुआ है कि शाइस्ता परवीन प्रयागराज में ही थी। जी बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से ये जो जानकारी आई है वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि जिस शाइस्ता परवीन और शूटर साबिर को प्रयागराज पुलिस और यूपीएससीएफ पिछले 70 दिनों से लगातार पूरे तलाश रही है, पूरे देश में छापेमारी की जा रही है, उसके बारे में जानकारी आई है कि अतीक अहमद की हत्या के बाद वो प्रयागराज आ गई थी। बाकायदा तकरीबन 24 घंटे तक शाइस्ता और साबिर दोनों यहीं पर रुके हुए थे। शाइस्ता अपने पति अतीक अहमद का आखिरी बार दीदार करना चाहती थी। ये तो अलग बात है कि जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम से उसके मद्देनजर उसे देखते हुए वो लोग कब्रिस्तान तक नहीं जा पाए। लेकिन शाइस्ता परवीन और साबिर अगर प्रयागराज आते हैं, यहाँ आकर रुकते हैं, 24 घंटे तक एक घर में ठहरे रहते हैं और पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं होती। बिल्कुल, ये चौंकाने वाली बात यहाँ पर है कि पुलिस को कानो कान मोहम्मद खबर नहीं लगती है। मोइन, मैं आपके पास लौट रही हूँ। इस बीच और जानकारी हम दर्शकों को जरा दे दें कि आखिरकार शाइस्ता परवीन
परवीन का प्लान क्या था, क्योंकि प्रयागराज में शाइस्ता परवीन के होने का खुलासा यहाँ पर हुआ है। आपको बता देते हैं कि शाइस्ता परवीन का प्लान क्या था। यहाँ पर अतीक अहमद का आखिरी बार दीदार करना चाहती थी शाइस्ता परवीन। बुर्का नशी महिलाओं की भीड़ के बीच कब्रिस्तान जाने की फिराक में थी शाइस्ता परवीन। सुरक्षा इंतजामों की तस्वीरें देख करके शाइस्ता कब्रिस्तान जाने की हिम्मत हालांकि नहीं जुटा पाई। इसी वजह से वहां से शाइस्ता और साबिर का प्लान फेल हो गया था। लेकिन दोनों की प्लानिंग पहले से फिक्स थी कि अतीक अहमद का आखिरी दीदार दोनों को करना था। मोइन, मैं आपके पास आ रही हूँ। मोइन, यहाँ पर शाइस्ता का पूरा प्लान क्या था ये भी सामने आ चुका है। चौंकाने वाले खुलासे तो हो ही रहे हैं कि पुलिस को इसके बात की भनक तक नहीं लगी। लेकिन यहाँ पर जानकारी ये भी है मोइन कि अतीक अहमद का आखिरी दीदार करना चाहती थी, लेकिन उन्हें ये मालूम चल गया कि वहां पर पुलिस की मौजूदगी है, इस वजह से दोनों वहां पहुंचे नहीं। जी बिल्कुल, शाइस्ता परवीन शूटर साबिर के साथ प्रयागराज आ गई थी। अतीक अहमद के बेहद करीबी जफर के घर पर रुकी भी हुई थी, वहीं से कब्रिस्तान जाने का प्लान था। लेकिन दोनों लगातार टीवी चैनल्स पर जो है वो खबरें देख रहे थे कि कब्रिस्तान में और पूरे आसपास के इलाके को जिस तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया था, आसपास भी किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। और जो लोग कब्रिस्तान के अंदर जाना भी चाहते थे, जिनके नाम की एक लिस्ट परिवार के लोगों ने तैयार की थी, उन सभी की बाकायदा आईडी चेक की जा रही थी, सभी की तस्वीरें ली जा रही थी। इसी वजह से शाइस्ता परवीन का ये प्लान फेल हो गया था। हालांकि पुलिस को खबर ना लग पाना, और एक और चौंकाने वाली जानकारी आई है कि 17 अप्रैल की सुबह ये दोनों यहाँ से चले गए और 2 मई की सुबह जो है वो शाइस्ता परवीन ने शूटर साबिर को फिर से इसी जगह पर भेजा था, कुछ पैसों के लिए भेजा था, और साबिर यहाँ से पैसे लेकर के जाता है। तो अगर इस तरीके की जो बातें कही जा रही हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, अगर उसमें सच्चाई है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि अगर आप 70-75 दिनों से जिन्हें तलाश कर रहे हैं, पूरे देश में तलाश की जा रही है, तमाम टीमें लगी हुई हैं, और वो लोग प्रयागराज आते हैं, बाकायदा रुकते हैं, एक घर में ठहरते हैं, उसके बाद वापस जाते हैं और जांच एजेंसियों को इसकी खबर तक नहीं लगती है, तो ये कहीं ना कहीं जो पुलिस की कार्यप्रणाली है उस पर सीधे तौर पर सवालिया निशान है। बिल्कुल, बड़े सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं। मोहम्मद मोइन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। पुलिस पर क्या सवाल उठ रहे हैं अब आपको ये हम बता देते हैं। दरअसल जिसे पुलिस खोज रही थी प्रयागराज में ही मौजूद थी, क्योंकि दिल्ली तक यहाँ पर दबिश दी गई। लखनऊ के अलग अलग इलाकों में पुलिस की तरफ से छानबीन की जा रही थी, लेकिन वो प्रयागराज में मौजूद थी। पति की हत्या के बाद शहर में आकर के शाइस्ता परवीन रुकी थी। पुलिस के तमाम इंतजाम होने के बाद भी पुलिस को जानकारी तो इसको नहीं लग पाई, इसकी पुलिस को भनक तक नहीं लग पाई कि शाइस्ता परवीन प्रयागराज में ही गए अतीक अहमद के दीदार करने के लिए। वो पहुंची हुई है प्रयागराज, और साथ में उसके एक और शूटर है। अलग अलग शूटर से वो मुलाकात भी करती है, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। यहाँ पर ये बड़े सवाल पुलिस पर खड़े हो रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि आखिरकार ये खुलासा कैसे हुआ है शाइस्ता परवीन के प्रयागराज में होने का, क्योंकि जहां पर सवाल खड़े होते हैं कई। वैसे में ये खुलासा कैसे हुआ अब आप ये जान लीजिए। पुलिस ने असद अहमद के दोस्त आतिन जफर को हिरासत में लिया। हिरासत में पूछताछ के दौरान पुलिस को ये जानकारियां यहाँ पर हाथ लगी है। आतिन जफर के पिता जफर उल्लाह के घर पर शाइस्ता परवीन रुकी हुई थी, ये जानकारी भी मिली है। वही देवरिया जेल कांड में आतिन जफर भी आरोपी है। तो इस तरीके से यहाँ पर शाइस्ता परवीन के प्रयागराज में होने का खुलासा यहाँ पर हुआ, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं पाई है। इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच अब 5 सदस्यीय आयोग करेगा, ये जानकारी मिल रही है। न्यायिक जांच आयोग की 5 सदस्यीय टीम आज प्रयागराज में मौजूद है। 3 सदस्यीय आयोग में 2 पूर्व मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिलीप बाबा साहेब भोसले को भी आयोग का नया अध्यक्ष यहां पर बनाया गया है। झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह को आयोग का सदस्य बनाया गया है। राज्य सरकार ने हत्याकांड की जांच के लिए गठित किया गया है, उनकी तरफ से 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग को गठित किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरविंद कुमार त्रिपाठी को बनाया गया आयोग का अध्यक्ष। तो वही आयोग में पूर्व डीजी सुबेश कुमार सिंह और पूर्व जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार सैनी को भी सदस्य बनाया गया है। आज भी कुछ लोगों के बयान दर्ज हो सकते हैं। मोहम्मद मोइन एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी उनकी तरफ से दी जाएगी। मोइन, क्योंकि लगातार जांच की जा रही है और अब जानकारी ये मिल रही है कि अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच में अब 5 सदस्यीय आयोग गठित कर दी गई है, ये आगे जांच करेगी। किस तरीके से अब ये जांच आगे बढ़ने वाली है मोइन? देखिए, अतीक और अशरफ की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया था, लेकिन कल उसमें 2 लोगों की संख्या और बढ़ा दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस बाबा साहब भोसले जो है वो इस आयोग के अब चेयरमैन होंगे, और जो चेयरमैन थे जस्टिस पूर्व रिटायर्ड जस्टिस अरविंद कुमार त्रिपाठी, उन्हें सदस्य बना दिया गया है। तो आयोग के सदस्यों में की संख्या कुल मिलाकर 5 हो गई है। और जो आयोग की टीम कल दोपहर बाद प्रयागराज पहुंची थी वो आज भी प्रयागराज में ही है।
बहुत मुमकिन है कि आज भी कई जगहों पर स्पॉट इंस्पेक्शन कर सकता है ये आयोग। इसके साथ साथ कई लोगों से पूछताछ की जा सकती है, उनके बयान दर्ज किए जा सकते हैं और 1-2 दिन के बाद ये आयोग की जो टीम है ये वापस चली जाएगी। लेकिन इसके बाद जब आएगी तो यहाँ पर अस्थायी तौर पर दफ्तर खोला जाएगा, एक पता दिया जाएगा, बाकायदा फोन नंबर जारी किए जाएंगे और लोगों से भी ये कहा जाएगा कि कोई भी लोग जो भी इस बारे में अपना बयान दर्ज कराना चाहते हो, कोई सूचना देना चाहते हो, कोई जानकारी देना चाहते हो तो यहाँ पर रोक सकते हैं। क्योंकि जो आयोग का गठन किया गया था उस आयोग को 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी, 20 दिनों का वक्त हो गया है, यानी आयोग के पास अब सिर्फ 40 दिनों का वक्त है। 40 दिनों में जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपनी होगी। तो ये कहा जा सकता है कि आयोग का जो कामकाज है उसमें अब तेजी आने की उम्मीद है और ये काम अब बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। ठीक है मोइन, बहुत ही शुक्रिया मोइन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप खबर पर नजर बना के रखिएगा। तो अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर के अब यहां पर 5 सदस्यीय आयोग गठित कर दी गई है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं निकाय चुनाव की। दरअसल धर्म नगरी में मेयर की महाभारत हो रही है। अयोध्या में इस मेयर की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। हालांकि अयोध्या हमेशा से ही भाजपा का गढ़ रहा है। इस सीट पर जहां भाजपा ने गिरीश पति त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं दूसरी ओर सपा ने आशीष पांडे को प्रत्याशी बनाया है। बहुजन समाज पार्टी ने राम मूर्ति यादव, तो कांग्रेस ने प्रमिला राजपूत को महापौर पद का उम्मीदवार बनाया है। तो अब यहाँ पर देखिए अयोध्या में इस मेयर की लड़ाई दिलचस्प यहाँ पर अब होने जा रही है। अयोध्या हमेशा से क्योंकि भाजपा का गढ़ रहा है, तो ऐसे में इस सीट पर भाजपा ने गिरीश पति त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर अगर सपा की यहाँ पर बात की जाए तो सपा ने आशीष पांडे को मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी ने राम मूर्ति यादव पर अपना भरोसा जताया है, तो कांग्रेस ने प्रमिला राजपूत को महापौर पद का उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में यहाँ पर मेयर सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है, तो क्योंकि भाजपा का अयोध्या गढ़ रहा है। ऐसे में भाजपा ने इस सीट से गिरीश पति त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार यहां पर घोषित किया और इसे लेकर के यहां पर उनके पक्ष में वोट करने की अपील भी भाजपा लगातार कर रही है। मेयर के इस चुनावी महाभारत में अयोध्या के संत भी कूद पड़े हैं। संतों का साफ तौर पर कहना है कि भगवान राम को मानने वाले लोग ही इस चुनावी रण को जीतेंगे। विपक्ष ने हमेशा राम का अपमान किया है। भाजपा को जिता करके अयोध्या के लोग सीएम योगी के हाथ मजबूत करेंगे। सभी हम देशवासियों के अयोध्या वासियों से कहेंगे कि इनको चुनाएं, कि जो राम के लाए हैं हम हूँ के लाए हैं, लाएंगे। वैसे उसी प्रकार से भव्य मंदिर बन रहा है। सारी कार्यशैली और जो भी विकास अयोध्या का हो रहा है उसी रूप में अयोध्यावासी ऐसे सुयोग्य जो गिरीश पति त्रिपाठी जी हैं इनको चुने। राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये भाव इसलिए है क्योंकि जो सनातन के लिए कार्य करेगा। राम जी को कोई ला नहीं सकता है, लेकिन मेरा भाव है अभी तक कोई राम का नाम लेने से व्यक्ति डरता था, कतराता था, घबराता था, कहीं कोई व्यक्ति देख न ले। आप देखो अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंदन पोछ कर तब आपके यहाँ बाइट दे रहे थे। तो जो राम को लाए हैं उनको तो लाना ही है, बाकी सब बेकार, नथिंग। विपक्षी, जिस दिन विपक्षी ने रामचरितमानस को जलाया उसी दिन विपक्षी जल गया। अयोध्या को जनता को ये सोचना चाहिए कि इस पार्टी को जिता करके ऊपर योगी जी के हाथ को मजबूत करें। गिरीश पति त्रिपाठी सबसे ईमानदार अच्छे आदमी जी, उनसे बढ़िया आदमी अभी तक कोई पार्टी में हो तो बताओ पूरा अयोध्यावासी कि अयोध्या वो आदमी कितना रईस, कितना सज्जन, कितना अच्छे परिवार को उसको टिकट मिला है, उसको आप लोग अयोध्यावासी मिल करके जिताएं। ये हम लोगों का सबके सब मनोकामना है। ये आध्यात्मिक देश है हमारा भारत, और हमारे यहाँ जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इसलिए साफ है कि जो राम को लाए हैं जनता उसी को लाएगी। पूरा माहौल भी देखने को मिल रहा है कि चाहे लोग जितनी ताकत लगा लें, लेकिन जो राम विरोधी है जनता उसको राष्ट्र विरोधी मान रही है। तो संतों का आपने सुन लिया। अब हालांकि अयोध्या के चुनावी माहौल में स्थानीय लोग खासतौर पर दुकानदारों की राय बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुआवजा एक बड़ा सियासी मुद्दा यहां पर बन सकता है। दबी जुबान में सही, लेकिन लोग कह रहे हैं कि दिल का कमल बुझा है, लेकिन आखिर में कमल ही खिलेगा। थोड़ी शरण में मुआवजा
हमारा भी मकान टूटा है, जो जिस हिसाब से मुआवजा होना चाहिए था उस हिसाब से हुआ नहीं। इससे असंतुष्टि है, सब लोग बीजेपी से खपा हैं। ये है, अभी कोई फाइनल नहीं किया है किसको देना है किसको नहीं। कमल तो खिलेगा ही, लेकिन थोड़ा नुकसान तो हम लोगों को हुआ ही है। लेकिन थोड़ा नुकसान हुआ है तो भीड़ बढ़ रही है, इससे हम लोगों को फ़ायदा भी होगा। इसलिए हम लोगों को थोड़ा नुकसान तकलीफ तो थोड़ा बहुत है ही। फिलहाल हम लोग तब भी खुश हैं कमल से। मुआवजा मिला है, बहुत ज़्यादा नहीं मिला है सरकार की तरफ से जो था। बाकी उसका जो है बहुत बड़ा इफेक्ट जो है चुनाव पे नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल कमल खिलेगा। मुआवजे का ऐसा है कि जो मिनिमम क्राइटेरिया किया गया है 1 लाख से स्टार्टिंग थी, वही बेस पॉइंट को रखा गया है। इसमें किसी की दुकान का 5 फीट की है फिर भी उसको उतना ही दिया गया, किसी की 10 फीट की चौड़ी है फिर भी उसको दिया गया। मतलब कोई पैमाना इसका स्थायी नहीं रखा गया इसमें। तो देखा जा रहा धर्मनगरी में मेयर पर महाभारत हो रही है। ऐसे में इस खबर पर अयोध्या से संवाददाता ऋषि गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जानकारी वो देंगे क्योंकि संतों की अलग राय है, स्थानीय लोगों की वहां पर अलग राय है। लेकिन इन सबके बीच मेयर की सीट को लेकर कितना दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है ऋषि? जी आपको बता दें कि अयोध्या भाजपा का गढ़ माना जाता है। यही वजह है कि अयोध्या के साधु संत भी अब हुंकार भग चुके हैं निकाय चुनाव को लेकर के, और उन्होंने साफ कर दिया है कि जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे, क्योंकि अयोध्या भाजपा का गढ़ शुरू से रहा है। यही वजह है कि अयोध्या के रामलला के पुजारी आचार्य सत्येंद्र जी ने भी कहा कि गिरीशपति त्रिपाठी एक ऐसे नेता हैं जिनका जो छवि है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है और अयोध्या धर्म की नगरी है। तो वहीं राजू दास जो हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं, उन्होंने भी कहा कि हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं हम उनको क्यों लाएं। तो यही वजह है कि अयोध्या भाजपा का गढ़ माना जाता है। अयोध्या के तमाम साधु संतों से जब हमने जानने की कोशिश की इस बार निकाय के चुनाव में उनकी क्या रणनीति है, तो उन्होंने साफ कर दिया है कि एक बार फिर ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और एक बार फिर निकाय चुनाव में भारी मतों से गिरीशपति त्रिपाठी अयोध्या के मेयर बनेंगे। लेकिन अयोध्या के जो दुकानदार हैं, जो चौड़ीकरण में जिनकी दुकानें चली गई, उनसे भी मैंने बात किया। उन्होंने कहा कि थोड़ा नुकसान तो जरूर हुआ है, लेकिन जब भीड़ बढ़ेगी तो फायदा भी होगा। अब दिल का कमल बुझा है तो हाथ का कमल कैसे खिलाएं। लेकिन अब चौड़ीकरण में दुकानें तो गई हैं, लेकिन जब राम मंदिर बन जाएगा, जब भीड़ बढ़ेगी तो उनको कहीं ना कहीं इसका फायदा भी होने वाला है। तो जिसको लेकर के दुकानदारों में ये खुशी है कि चौड़ीकरण होगा, सौंदर्यीकरण होगा तो कुछ ना कुछ हमको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। सबकी अपनी अपनी राय, सबके अपने अपने मुद्दे, हालांकि परिणाम बताएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।